भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60 सीटों का नुकसान है, जो हमने लगातार हम आशंकाएं पिछले 6-7 महीनों से जता रहे थे। और उत्तर प्रदेश में भी हमारा मानना था कि लगभग 35 से 40 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आनी चाहिए, लेकिन वो उससे भी नीचे खिसक गई। तो इससे लगता है कि लोगों में ज्यादा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लेके था। और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को लेके नहीं, अमित शाह और मोदी को लेके ज्यादा था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, जिस प्रकार से पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से ही ठाकुर विवाद शुरू हो गया, ठाकुरों की पंचायतें शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हुआ। उसके बाद फिर त्यागियों की पंचायत शुरू हो गई। और यहाँ पे जिस प्रकार से हठ धर्मिता अमित शाह ने चलाई और अपने लोगों को टिकट दिया, और प्रदेश का जो नेतृत्व था योगी का, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, उनकी कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, उनको बिल्कुल इग्नोर करके चला गया। तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी बानगी हमने बाद के 5वें, 6ठे और 7वें चरण में देखी। और आपने देखा होगा कि 6ठे चरण में तो अमित शाह जो है मनोज पांडे के घर पहुंच गए। उसके बाद धनंजय सिंह को मायावती से जो टिकट उसको मिला था वो वापस करवाया गया। उसके बाद राजा भैया के घर पे संजीव बालियान को भेज दिया गया। तो हमें लगा कि संजीव बालियान को राजा भैया के घर पे भेज के क्या ये उसके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम ठाकुरों का विरोध तो संजीव बालियान को लेके ही था। तो अमित शाह लग रहा था किसी दम में जी रहे थे, और उनको ये लगता था कि मोदी जी के नाम पे जिसको चाहेंगे और जिसको टिकट देंगे या जिसको चाहेंगे हम उसको जिता लेंगे। तो वो उनकी गलतफहमी थी, जो उनकी दूर हुई है चुनाव परिणाम के बाद में। और ये ठाकुर समाज का जो विरोध था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत हल्के में लिया। और हालांकि हम जैसे लोग आगाह करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा, मैंने कई चैनलों पे कहा था कि दूसरी रैली प्रधानमंत्री की थी। पहली रैली मेरठ में थी और दूसरी रैली मेरे ख्याल से 14 या 15 तारीख को मेरठ में सहारनपुर में एक रैली हुई थी प्रधानमंत्री की। और शुरू में चलाया ये गया था कि हरियाणा के सीएम भी आएंगे, उत्तराखंड के सीएम भी आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर करेंगे, और जयंत चौधरी भी आएंगे। और बाद में कोई मुख्यमंत्री भी नहीं आया और जयंत को भी नहीं बुलाया गया, रास्ते से ही उसको वापस भेज दिया। और उस रैली में जो पत्रकारों ने हमें बताया कि 15 से 20 हजार लोग आदमी कुल पहुंचे थे। अगले ही दिन ठाकुर समाज की पंचायत ननौत्ता में होती है, जो सहारनपुर में पड़ता है, और 60-70 हजार लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ठाकुर समाज ने मोर्चा खोल दिया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और तीसरी जो इसमें बात थी, ये था कि अगर 60-70 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार पंचायत हुई हो, लगातार पंचायतें चलती रही, तो प्रदेश का जो नेतृत्व है वो भी इस पे सोया हुआ था, या कहीं ना कहीं वो चाहता था कि इस तरह की चीजें चलती रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया इस तरह की पंचायतों को रोकने के लिए। क्योंकि नहीं तो धारा 144 का जो है उदाहरण देके, धारा 144 बता के प्रशासन नेताओं को गिरफ्तार भी कर सकता है, मुकदमे भी कर सकता है, उनको हाउस अरेस्ट भी कर सकता है। ऐसी कोई घटना हमें सुनाई नहीं दी। और लास्ट में हमने देखा कि अमेठी तक ठाकुर समाज पहुंच गया, और वहां पे गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई गई कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और खासकर इस सीट पे तो स्मृति ईरानी को हराएंगे। और वो चीजें हुई भी। जहां जहां ठाकुर समाज ने इस तरह की चीजें करी, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, और ये आंदोलन जो था या विरोध जो था ठाकुरों का, ये आपका राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गया। और गुजरात में भी हमें उसका असर देखने को मिला कि 3 सीटें हमें लग रहा था कि नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 1 सीट भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी हार गई। इसके अलावा आपने देखा कि वहां पे भी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात राजस्थान में। तो ये जताता है कि जो अमित शाह और मोदी का अहम था, वो तोड़ने का काम कई जातियों ने भी किया। और जो भारतीय जनता पार्टी का निचले लेवल का कार्यकर्ता था या संघ के लोग थे, वो कहीं ना कहीं बूथ से दूर थे, और वो साथ में भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। और ये जो अहम था शीर्ष नेतृत्व का, उसका अहम टूटा, और परिणाम आपके सामने है। राहुल, अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को
जो नुकसान हुआ है वो जातीय आधार पे, और जिस प्रकार से इन्होंने अग्निवीर योजना और बाद में 400 पार का नारा दिया, उससे कहीं ना कहीं नीचे एक मैसेज चला गया कि संविधान खत्म हो जाएगा। तो उससे जो पिछड़ा और दलित वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गठबंधन की तरफ चला गया। उससे आप मायावती का भी देखें, मायावती का वोट फीसद बहुत नीचे आ गया है। तो इसको आप ये मत कहिए कि पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी साथ में थी विधानसभा में, को बहुत कमाल नहीं दिखा पाई थी और इस बार बड़ा कमाल उन्होंने कर दिया। ये कमाल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, ये कमाल जनता का है। ये कमाल उन अग्निवीरों का है, बेरोजगारों का है, जो पिछले 10 साल से बेरोजगारी झेल रहे हैं, पर्चा लीक झेल रहे हैं, पुलिस की लाठी झेल रहे हैं। ये कमाल उन लोगों का है जो अपना संविधान बचाने के लिए अपनी परंपरागत पार्टी बहुजन समाजवादी को छोड़ के जो भाजपा में चले गए थे, उन्होंने जो साइकिल को जिताया है, कांग्रेस को जिताया, ये कमाल उनका है। ये कमाल उन जातियों का है जिन्होंने पंचायतें करके भारतीय जनता पार्टी को सीधा आईना दिखाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से ज्यादा काम जनता ने किया है। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने इस बार थोड़ा टिकट वितरण समीकरण, जातीय समीकरण को साधते हुए किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मिला है, मुझे ऐसा लगता है। एक छोटी टिप्पणी और लूंगा, उसके बाद चूंकि आपको दूसरे के जाना है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अब इसको किधर जाती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमजोर होगी। और 2027 में मैं देखता हूं कि मायावती को जो नुकसान इस इलेक्शन में हुआ है, मायावती की वापसी बहुत अच्छे तरीके से 2027 में होगी। वो कितना वोट फीसद उनका बढ़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान होगा, जिस प्रकार से ये नतीजे आए हैं लोकसभा के। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भी मजबूत होकर उभरी है, तो मुझे लगता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होगा। और इसमें यह भी हो सकता है कि किसी एक दल को इतना वोट ना मिले कि वो अपनी सरकार बना सके और त्रिशंकु सरकार बने, या त्रिशंकु बहुमत आ जाए, उसमें बहुमत के लिए दिक्कत हो जाए। मुझे ऐसी स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि अभी समय बहुत है, लगभग 2.5 साल के लगभग बचा हुआ है चुनाव को, आगे क्या समीकरण बनता है, क्योंकि यहाँ सिनेरियो दिल्ली में अभी देखना है।